ठहराव एहसास दिलाता है कि कितना जरूरी है रुक जाना, कितना जरूरी है शांत होकर सोचना कि क्या कोई वजह है यहाँ रुकने की, ये सोचने की कि जीवन तो बस यहीं इन्हीं ठहराव वाले पलों में है। इस बार सफर की शुरुआत कहानी के उन पन्नों से होगी जिसमें ये बंजारे उन स्थानों से मिलेंगे जहां जाकर इन्होंने जाना कि इंसान मरता सिर्फ एक बार है, बाकी हर बार खुश होता है, जीता है अगर इंसान चाहे तो। कुछ ऐसे ही पड़ाव से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिसे मैं कहता हूं अनचाहे अनजाने से पड़ाव। कुशानी का कैंप बड़ा ही कमाल का रहा। वहाँ के चाय के बागान और चाय के बागान से चाय बनने के सफर से मिलने का मजा कमाल रहा। कुशानी से कहते हैं कि बहुत सारी सुंदर हिमालय की चोटियां नजर आती हैं। पंचाचूली पीक्स हो, नंदा देवी, या मैं कहूँ नेपाल की कुछ पीक अप्पी या नामपा, कुछ पीक्स वहाँ से नजर आती हैं। पर ये हमको नजर नहीं आई क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही कम स्थानों पर जा पाए थे, क्योंकि ये पड़ाव हमारे सफर का हिस्सा है। हम यहाँ पर ट्रैक करके अपने आप को बेहतर कर पाए। वहीं हमने कैंप फायर की कोशिश भी करी, पर चीड़ के पेड़ भड़क ना जाए और कैंप फायर कहीं फॉरेस्ट फायर ना बन जाए, इसलिए बहुत कम समय कैंप फायर का आनंद ले पाए। यहाँ लवली रेस्टोरेंट के कुछ दोस्तों के संग बैठे और उनके चाय बागानों से मुलाकात की और चाय बनने के सफर को जाना। अच्छा भैया, यहाँ पे वो चाय को पूरे साल ऐसे जो तुड़ाई चल रही है चाय की है मनोज, ये चाय की तुड़ाई चल रही है भाई। हाँ। और ये पत्तियों को पीसा जा रहा है ना शायद, जितना मैं सोच सकता हूँ। सारे इसको क्या कहते हैं, इसे मसल के इसको खाली छाँव धूप नहीं दिखानी है। अच्छा। पंखे की हवा में इसको सुखाओगे आप। अच्छा। इसकी ग्रीन टी भी बनेगी, ब्लैक टी भी बनेगी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि आपने बताया मुझे कि हमेशा इसकी तुड़ाई चलती रहती है, कोई स्पेसिफिक सीजन आता चाय का? नहीं, चाय का देखो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, हम तो नहीं करते। कंपनी में जो चाय जाती है इसकी जो ये चाय है, देखो ये चाय अलग हो जाती है। अच्छा। इसकी ग्रीन टी वगैरह है ना, व्हाइट टी, ग्रीन टी। अच्छा। हाँ, इसके अंदर से भी एक और है, जो ऊपर जो पत्ती जो खुली नहीं है पत्ती, हाँ, इसकी अलग चाय बनती है। जैसे ये पत्ती है, ये खुली नहीं है, हाई क्वालिटी की चाय। हाई क्वालिटी की चाय। इसको तोड़ने में ही मतलब कितना तोड़ेगा आदमी, बहुत कम मात्रा में। 8 घंटे की ड्यूटी करोगे, शाम तक कितना तोड़ लेंगे। और वैसे अपनी जो नॉर्मल अपन घरों में पीते हैं चाय, वो 3-4 पत्ती तक तोड़ते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है। ये भी अलग रहता है, इसकी भी प्रोसेस अलग रहेगी, ये नीचे का अलग रहेगा। जैसे ये नंबर 1 की चाय रहती है। अच्छा, नंबर। अच्छा, आपने यहाँ पे जो चाय है, अच्छा तो ये मेरा क्वेश्चन ये था कि पूरे साल ही तुड़ाई होती है चाय की? ये मतलब जाड़ों में जो विंटर्स रहते हैं, हाँ, उस समय सफाई होती बगीचों की। अच्छा। उस समय चाय 2-3 महीना, तो नवंबर से लेके फरवरी तक। यस। तो नवंबर से लेके फरवरी तक इनकी सफाई बागानों की ना, तो उसमें चाय नहीं होती भैया। जैसे कह रहे हैं कि बागानों की साफ सफाई होती है, उस समय चाय की तुड़ाई नहीं होती बाकी। अच्छा भैया, तुड़ाई जैसे आज आपने पूरे बागान में तुड़ाई कर ली, तो फिर कल करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे? नहीं, जैसे एक पहाड़ी तोड़ दिया आज। अच्छा। है ना, दूसरे इसमें घुसेंगे। अच्छा अच्छा, है ना, अलग अलग मतलब बगीचे रहते हैं। आज यहाँ तोड़ दिया, कल वहाँ तोड़ दिया, परसों वहाँ तोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये वाला जैसे ये वाला तोड़ दिया तो 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर उधर वाला तोड़ेंगे। जैसे ये बगीचा हम यहाँ से तोड़े वहाँ तक, फिर वहाँ से ही इसको तोड़ेंगे, फिर ये लेयर तैयार हो जाती है। अच्छा, तो अपने यहाँ जो चाय का है बागान, कितने उसमें जगह में है? हमारा 200 नाली में। अच्छा, 200 नाली। यहाँ जमीन का जो मापक होता है वो नाली में होता है, जैसे हमारे यहाँ एकड़ या बीघा या बिस्वा जो होता है। एक नाली जो रहता है वो 22 स्क्वायर फीट ऐसा कुछ है। एक नाली जो 22 स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, भैया जो बता रहे हैं। ये 200 नाली अच्छा 200 नाली है, बहुत बड़ी। अच्छा, 200 नाली में पर डे के हिसाब से अगर देखूं तो कितना प्रोडक्शन हो जाता है चाय का? मैं हर दिन की बात से आप तोड़ के 30-35 किलो। 30-35 किलो। ये गीली या ड्राई? ये गीली। अच्छा, गीली में ओजन आता है। अच्छा। जो इतना तोड़ते हैं, जो बगीचों में काम करते हैं, 3-4 लोग रहते हैं, है ना, 7-8 किलो एक आदमी तोड़ता है। 7-8 किलो एक आदमी तोड़ता है। अच्छा, ये सब सूखने के बाद ये कितनी बन जाएगी? 30-35 किलो। कितना % रहता है? 5 का ही मान के चलो, 1.5 किलो या 1 किलो में ऐसा कन्वर्ट रहेगा।
नहीं, जैसे 35 किलो अब कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 किलो या 1 किलो में सूख के? ये मान के चलो आप 6-7 किलो में। 6-7 किलो, तो ये 35 किलो है और तो इतना रहेगा भाई, सूखने के बाद 6-7 किलो इतना हो रहेगा, बन जाती है। मतलब हर रोज 6-7 किलो चाय का उत्पादन यहाँ पे हो जाता है। पर आपको पता है, यहाँ आकर चाय के बारे में जानना और उस पर बात करने का सफर तब शुरू हुआ जब मुझे पता चला कि कोशानी में आकर तबीयत बिगड़ती जा रही है और बिगड़ते सफर में याद आई चाय और इस एक चाय के सफर से शुरू हुई चाय को जानने की चाह। बेहतर तरीके से कोशानी को समझने के बाद अब हमारे कदमों ने शुरू किया आगे जाने का सफर। गिर गया तो बचाने नहीं आऊंगा, गिर गया तो बचाने नहीं आऊंगा, गिर गया तो बचाने नहीं आऊंगा। पर इस सफर पर जाने से पहले कोशानी ने जो सिखाया वो भी कमाल का है। जब मैं कैंप लगाता हूँ तो मतलब लगता है कि इतना समय लगता है किसी चीज़ को बनाने के लिए, और फिर जब मैं सुबह उठकर कैंप को उखाड़ता हूँ, आदि भी और मैं उखाड़ते हैं कैंप को, तो फिर लगता है कि किसी चीज़ को उजाड़ने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। थोड़े से समय में आप किसी भी चीज़ को उजाड़ सकते हो, पर बसाने में आपको सालों भी लग सकते हैं, आपको महीनों भी लग सकते हैं, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, जैसे कैंप के मामले में। कोशानी से हम दोपहर के वक्त निकल गए। रास्ते में जाते जाते हमें नजर आई सरयू नदी। नदी नजर आए और हम स्नान ना करें, भला ऐसा कैसे हो सकता है। स्नान करने के बाद अब पेट में चूहे कूदने लगे तो हम पहुंच गए एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां फिक्स अमाउंट देकर भरपेट खाने का लुत्फ उठाया जा सकता है। लोकल खाना फिलहाल हम खा रहे हैं, एक ही चीज़ है, लो खैर नाम इसका सोयाबीन की दाल, सोयाबीन की दाल ब्लैक आप पीस के बनाई जाती है। और उस रेस्टोरेंट में हमने खाने का लुत्फ नए पहाड़ी स्वाद के साथ उठाया। यहाँ मेरी नजर बाइक राइडर ग्रुप पर पड़ी, जिसको देखकर मन में एक सवाल आया कि काश हमारे दोस्त भी ऐसे हमें मिल जाते, काश हमारे साथ आज वो भी होते। दोस्तों की याद सताने लगी, पर क्या करते, आगे सफर पर तो चलना है, आगे नए नज़ारों से मिलना है, नए लोगों से मिलना है। तो चलते रहे उस सफर पर, थोड़ा अकेलापन मन में लिए हुए और अकेलेपन में खूबसूरत नज़ारों को दोस्त बनाते हुए। हम कुछ जैसे ही होते, जैसे ही नज़ारों में खोने लगते, वैसे ही वो बाइक राइडर ग्रुप पास से गुजर जाता और जैसे ही गुजरता मन में दोस्त ग्रुप सब याद आ जाते। पर हम सफर पर लगातार बढ़ते रहे। इस सफर में सफेद पहाड़ों से मुलाकात, भीड़ बकरियों से फुसफुसाहट करने को मिल गया। लगातार नज़ारे लाजवाब देखकर मजा आ रहा है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पर फिर अचानक एक बार फिर दिख गया वो ग्रुप और देखते ही मायूसी के बादलों ने फिर घेरा बना लिया। पर इस बार हमारी मुलाकात इस ग्रुप से बड़े ही पास से हुई, जिसको देखकर हम चौंक गए। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मायूसी फुर हो गई, क्योंकि ये वही ग्रुप है जिसको लेकर जाने वाला हमारा ही दोस्त है।
खा ले बेटा तू, मैं टेस्ट कर लूँगा। दूसरे वाले भैया नहीं आए? दूसरे वाले नितेश भैया, उनका यार पेपर का काम चल रहा है। हाँ, तो उसी में वो व्यस्त है। हाँ। उनका ही ये ग्रुप है जो अभी टीम को घुमाने निकले हैं। ये दोस्त हमारे ऋषिकेश के हैं जो अब ओम पर्वत और 2 से 3 जगहों पर घूमने जाएंगे। पर एक बात है, अचानक जो थोड़ा सा अलग लग रहा था, पहाड़ भी जो अजीब लग रहे थे, वो अब सब दोस्त लग रहे हैं। अपनापन और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ सब होता है, लेकिन जानवर हो गए, धान, मडुआ, गेहूँ, जौ, मसूर और आलू, नारंगी होते हैं, यहाँ संतरे, तो होता है, सब कुछ होता है। अच्छा, और पशु वगैरह में? पशु में गाय, भैंस, गाय, भैंस, भेड़? भेड़ भी होते हैं। अच्छा, भेड़ है। हाँ, नहीं। अच्छा, यहाँ पे जानवरों का भी खतरा है? कोई जानवर मान लो अगर खतरनाक कोई जानवर है आसपास? क्यों नहीं, शेर हुआ यहाँ है? शेर मतलब तेंदुआ? हाँ, गुलदार? गुलदार। अच्छा, गुलदार का खतरा है। और यहाँ पे वो स्नो लेपर्ड नहीं है, बर्फ वाले सफेद रंग के होते हैं? वो यहाँ नहीं आता, वो पूरी हिमालय होता है। जैसे हिमालय में। हाँ, मुनस्यारी में होता है। मुनस्यारी से अगर मोहर चढ़ोगे ना ऊपर को, हाँ, तब जाके मिलेंगे वो। मुनस्यारी से ऊपर जहाँ जाल लगाते हैं, ऐसे बुग्याल? हाँ, वहाँ मिलेंगे। बुग्याल। हाँ, आप कहाँ से आना हुआ आपका? हम दिल्ली एनसीआर से आए हैं। अच्छा, हरियाणा, यूपी। ऐसे हरियाणा यूपी से, ठीक। मथुरा से? अच्छा, मथुरा, आगरा तक तो मैं भी आया हूँ। अच्छा, आगरा तो रास्ते में पड़ता है मथुरा? हाँ, मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। आप कहाँ से? आप कहाँ से? कौन सी जगह? हम तो गांव से हैं। कौन से गांव? गांव का नाम? गांव यहीं पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मथुरागढ़, और यहाँ धामी गांव पड़ता है हमारा गांव। बांसगढ़, नाचनी, थल, ऐसे करके। अच्छा, हाँ। कितने लोग हैं ये गाँव? आपके गांव में कितने आबादी है, मतलब कितने लोग रहते हैं? वहाँ होंगे 150-200 परिवार होंगे करीब। 200 परिवार? 200 परिवार एक ग्राम में। हमारे गांव में 2 ग्राम है। अच्छा, 200 घर होंगे मतलब? हाँ, 200 घर। अच्छा, बड़ा ही गाँव। हाँ, बड़ा ही। अच्छा, फिर खेती बाड़ी भी होती है उधर? हाँ, ऐसे ही अब पहाड़ों की खेती हुई है। क्या होता है खेती बाड़ी? खेती है, कहने का वो हुआ बस। ये जेठ वाली ये गर्मियों की खेती तो होती है नहीं, और सूख जाता है। अब ये बरसात की खेती होगी, धान, इस प्रकार मक्का भी होता है इधर? हाँ। अच्छा। हमारा सफर अभी अभी बारिश से निखर आए खूबसूरत पर्वतों के साथ चल रहा है, और अब पर्वतों के साथ साथ वो दोस्त भी मिलते जाते हैं। अभी हमारे सामने दूर से जो छोटा सा झरना नजर आ रहा था, अब सामने आ गया है। और ये झरना छोटा तो किसी भी एंगल से नहीं है, और पहचान से भी नहीं है। जी हाँ, ये वाटरफॉल उत्तराखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसके नज़ारे सच में बड़े कमाल के हैं, और ये एक तरीके का व्यू पॉइंट भी है। इसके बाद हमने समय का अनुमान लगा लिया कि चलो अब कैंप के लिए लोकेशन देखी जाए। पर आसपास देखकर कुछ अजीब लग रहा है। आसपास पर्वत जितने ऊंचे हैं उतने ही डरावने हैं। जैसे ऊंचे रास्ते हैं जो ऊंचाई के साथ बस सिकुड़ रहे हैं, वैसे ही आसपास का नजारा रुकने के लिए बेहतर नहीं लग रहा, और ऊपर से मौसम खराब होता जा रहा है। तो सवाल आया कि अंधेरों में यहीं भटकते रहें या फिर उसका पीछा करें जहाँ का रास्ता अंधेरों से होकर गुजरता है और खतरनाक है, और बादलों में बसा है, जहाँ का सफर भी बादलों से होकर गुजरता है। फैसला मुश्किल जरूर था, पर उसके चुनाव में ताकत मिली हमारे बाइक राइडर दोस्तों से, क्योंकि वो भी वहीं जा रहे हैं, और उनके साथ ने उस सफर को बड़ा लाजवाब, रोमांचित और थ्रिल टाइप का बना दिया। हमारी बाइक रुकी, थकी, क्योंकि वजन ज्यादा और सफर ऊंचा होता जा रहा है। पर रानी माँ हमारा साथ कभी छोड़ती नहीं है, और हमको लेकर पहुंची गई हमारे दूसरे पड़ाव मुनस्यारी में। पड़ाव 2 ने स्वागत दिल खोल कर किया, पर शुरुआत एक पहेली से की। क्या परण जिंदा है?
इस पहेली का जवाब सुबह तक देना था, पर परीक्षा उसी रात शुरू हुई। जैसे ही पड़ाव पर पहुंचे, रात तो पहले ही हो गई थी, ऊपर से बारिश भी आने लगी है। इस घोर अंधेरी रात में मुश्किल से हमने कैंप लोकेशन की तलाश करी। कैंप ऐसी जगह लगा जहां आदित्य भैया के पैर पर जोंक आ गई, जिसकी वजह से खून बहने लगा। बारिश और रात के कारण खाना होटल में खाना पड़ रहा है। खाने के इंतजार में जब होटल रूम में बैठे, तब मन मस्तिष्क ने बार बार यही कहा कि 4-5 दिन हो गए हैं इस मखमली गद्दे पर सोए हुए, आज सो जाना चाहिए। और हम जैसे ही तैयार हुए कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, अचानक वो परण याद आ गया। हम दोनों भाई अपने आप को इस सफर पर लेकर जा रहे हैं। इस सफर पर हम रात बिताने का काम हमारे कैंप में करेंगे। कैसे भी हालात हो, कितना भी मुश्किल हो, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और कैंप में सोएंगे। हम प्रण लेते हैं। जैसे ही प्रण याद आया, लड़खड़ाते हुए पैर और हौसलों में जैसे नई जान आ गई हो, और चुनाव बस एक ही राह, ओनली कैंप, नो अदर ऑप्शन। उस सुबह की शुरुआत ने बेहतरीन खूबसूरत नज़ारों ने हमको कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, पहेली को तुमने सुलझा दिया। और जैसे ही पहेली सुलझी तो हमने सुबह के शांत नज़ारों में उन चोटियों की ओर देखा जो बड़ी ही कमाल की है। वो कौन सा पर्वत दिख रहा है जो दिख रहा? दूर कहीं पर बसी उसी पंचाचूली की चोटियां हमें कुछ देर के लिए नजर आई। वहीं सुबह सुबह मुनशारी बादलों की चादर ओढ़कर ऐसे देख रहा है मानो सुबह सुबह बूढ़े दादाजी अपने आए हुए पोतों से चाय की और नाश्ते की पूछ रहे हो। बादल जैसे जैसे दूर हटते जा रहे हैं, वैसे वैसे आसमान साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, और आसमान में नज़र आ रहे हैं वो ऊंचे ऊंचे पर्वत जिनकी श्रृंखलाएं देखने के लिए, जिनकी ऊंचाई देखने के लिए आपको बादलों को हटाना पड़ेगा। खैर आप तो नहीं हटा सकते, खुद हटेंगे तभी आप इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देख सकते हैं। वो उससे ऊंचा है। ये पूरी ब्रांच है इधर पीछे तक है ऊंची ऊंचों की। पहाड़ नहीं है उधर, देख ये उसके पीछे एक। हाँ ये, हाँ ये कह रहा हूँ, ये तो 3, 1 2 3। ये नज़ारे देखने के बाद अब वक्त हो चला है अगले पड़ाव की ओर। रात वहाँ लगा था कैंप, वहाँ सामने। नदियों घाटियों से होते हुए, वहीं पुराने दोस्तों से मिलते हुए हम निकल पड़े अपने आज के पड़ाव की ओर। इस बार रास्ते मुश्किल नहीं है, बस नज़ारा थोड़ा खतरनाक है, पर इन रास्तों को बेहतर बनाने में जिनका योगदान है उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाने में जिनका योगदान है उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। पर कौन है ये लोग जो इतना बेहतर कार्य कर रहे हैं? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ में जुड़कर जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये वही लोग हैं, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पर रोड बनाती है जहां पर रोड बनाना इम्पॉसिबल है। हमारे भारत देश को सुरक्षित बनाने का कार्य करते हैं। सैल्यूट है इन्हें। वंदे मातरम, जय हिंद। और इन्हीं हमारे वीर जवानों ने आज हमें वो रास्ता दिया है जिनकी वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पर खड़े होकर पहली बार अपने दम पर अपनी कोशिशों से दूसरे देश में कदम रखेंगे। और फाइनली हम, हमारी रानी माँ, हमारे हौसले एक साथ कदम ताल मिलाते हुए चल रहे हैं नेपाल बॉर्डर के पास में। फिलहाल आपके सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो है नेपाल का पहाड़, और ये है काली नदी। यहाँ दिखा देता हूँ, काली है क्या? हाँ जी, काली नदी मतलब काला पानी है, देखो ध्यान से आप। और वहीं दूसरी ओर वो है नेपाल के घर। यहाँ वो जो घर आपको नज़र आ रहे हैं नेपाल में बने हुए हैं। सड़क उधर इतनी ज़्यादा खास है नहीं,
और हम हैं इंडिया में फ़िलहाल सुरक्षा के मुकाबले और जो सड़कें हैं वो बहुत ही बढ़िया है, जिन पे हम सफ़र करके अभी आए हैं। तो ये है नेपाल का पहाड़। हम उस शहर में पहुंचे हैं जहां से भारत के दारुचला से नेपाल के दारुचला में जाएंगे। यहाँ बॉर्डर बना तो दिए गए, पर ध्यान से देखोगे और सुनोगे तो पता चलेगा कि बॉर्डर दो देशों ने बनाए हैं। आज भी ना भाषा बदली, ना लोग बदले, ना उनके रिश्ते बदले। बदली है तो बस सरहदें, वो सरहदें जिन्होंने दो भाइयों को बस अलग कर दिया। पर वहीं नेपाल और भारत की सरहदों को नेचर ने भी अलग कर रखा है। जी हाँ, काली नदी भी एक लकीर खींचती है जिससे अलग अलग देशों का पता चलता है। दारुचला आने के बाद इंटरनेशनल ट्रिप करी, लोगों से बातचीत करी। हाँ जी, नेपाली कम आएगा। अरे इंडिया अरे कहियो मत किसी से कि नेपाल पड़ा हुआ इंडिया आएगा, बात लग जाएगी। नेपाली कम आएगा। अच्छा, नेपाली लेकिन गोवाड़ी भाषा होता है ना, गोवाड़ी की भाषा कर हम तो। अच्छा, घर वालों से बात करते हो मेरे भाई। नेपाल में बैठ भैया, ये है नेपाल जिसमें मेरे कदम है फिलहाल। दिस वाज द नेपाल। और ये ब्रिज अगर क्रॉस करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे इंडिया, भारत। ये यहाँ का पल नज़ारा सच में बड़ा ही कमाल का है। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मेरे हौसले मुझे यहाँ ले आएंगे। यहाँ आने के बाद लोगों से जाना यहाँ के बारे में। से हमारे गांव पहुंचा कर, ठीक है। यहाँ से हम लोग जाते थे तवाघाट तक पैदल। तवाघाट से हम जाते थे, सॉरी तवाघाट तक गाड़ी से, फिर वहाँ से फिर पैदल। हमको पूरे 3 दिन लगते थे अपनी जान। वो दूरी कितनी थी आपके गांव के यहाँ से? लगभग हमारे गांव की दूरी 65 अराउंड। तो 65 किलोमीटर 3 दिन की दूरी लगती थी। कितने समय पहले की बात है जो आप बता रहे हैं? मान लीजिए 10-12 साल पहले की बात। तो मतलब भारत ने विकास किया है, रोडें। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया जैसे कि टूरिज्म हो गया, खेती बाड़ी हो गई, इसके अलावा भी यहाँ जैसे कोई इंडस्ट्री या फिर कोई और तरीके के रोजगार के साधन वो कुछ है यहाँ पे, या फिर दोनों के बराबर? नहीं, हमारे यहाँ पर दरअसल क्या है, जड़ी बूटियाँ होती है। अच्छा, इसका भी काफ़ी योगदान है हमारे आजीविका का। अच्छा, हमारे यहाँ पर कीड़ा जड़ी होती है। अच्छा, हमारे यहाँ पर जैसे लहसुन होते हैं, लहसुन। और हमारे यहाँ पे जैसे पहाड़ी झिंगू गंदरानी, ये थोड़ा सा हमारा एक पहले से चलन भी अभी भी चल रहा है। तो ये हमारे रोजगार का बोले या फिर हमारे लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो एक तरीके का हमारा प्राकृतिक क्या बोला, हमारा संसाधन है। संसाधन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और आप कुछ और कहना चाहते हो अपने स्तर से? युवाओं का जो आप बता रहे हो, जड़ी बूटियाँ वगैरह आपके पास मतलब है, आप पहले करते थे, क्या युवाओं का रुझान अब भी उनकी तरफ है या युवा इससे हटके कहीं और? नहीं, ये जो जड़ी बूटी वाला है ये हमारा है पार्ट टाइम। जैसे अभी जुलाई से पहले हम लोग मई जून में हम लोग जाते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं। अच्छा। और 1-2 महीना अपना समय देकर वहाँ पर, मतलब अपना जो सालाना जो स्कूल का फीस होता है या फिर हमारी जो रोज़मर्रा की जो मतलब क्या बोलेंगे, हमारा सालाना पैकेज होता है राशन से रिलेटेड, राशन हमको खरीदना हर चीज़, तो वो एक हमको मिल जाता है उस संसाधन से। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। ये हमारा एक है, लेकिन हमारे रोजगार के लिए हमारे लोग इसमें डिपेंड नहीं रहते। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी है, बैकअप है। बाकी लोग हमारे लोग एजुकेशन में और हर चीज़ में हमारे लोग यहाँ से बहुत आगे हैं। आप देख लीजिए, किसी भी पोस्ट में देख लीजिए, IAS, IPS, PCS, मतलब हर क्षेत्र में हमारे लोग आपको दिखेंगे। मतलब ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड में हमारे क्षेत्र के लोग आपको पूरे दिखेंगे। अच्छा, यहाँ से कोई स्कूल कॉलेज वगैरह अगर कुछ हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है फिर यहीं? ना, हायर एजुकेशन के लिए हमको बाहर ही जाना पड़ता है। बाहर कौन से शहर? जैसे हमारे यहाँ पर एजुकेशन के लिए पिथौरागढ़ है, होने तो हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है भी अपने यहाँ पर बल्लभपुर में, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। बट थोड़ा सा वहाँ पे 1-2 सब्जेक्ट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, बट अभी सरकार से बात चली तो शायद आने वाले समय में से संभव हो सकता है।
लेकिन अभी जो प्रॉपर जो अभी वर्तमान में जो समय है कुछ हायर एजुकेशन के लिए या फिर कोचिंग के लिए हम लोग अभी भी जैसे हल्द्वानी हो गया, देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे जगह प्लेन की तरफ जाते प्लेन की तरफ को जाना ही पड़ता है। अब भी ये चीज़ है यहाँ पे, अभी अच्छे अच्छे कॉलेज, अभी ये हल्की से एक यहाँ पे चूक है कि अच्छे कॉलेज वगैरह नहीं है। जो चिकित्सा की सुविधाएं यहाँ क्या क्या हैं? चिकित्सा के लिए बेसिक है। अब बातचीत समाप्त हो चुकी है और शुरू हो गई है वो कोशिश जो हमें बंजारा बना देती है। अपने घर की तलाश, उस तलाश में हम निकल पड़े आगे। आज कोशिश है कि ओम पर्वत की ओर जाएंगे और उसको देखने के बाद वापस लौटकर रास्ते में रुकने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। पर हमारा ओम पर्वत को देखना जरा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारे पास ओम पर्वत जाने का पास नहीं है। हाँ जी, पास बनाना पड़ता है, तभी आप ओम पर्वत की ओर जा सकते हैं। ओम पर्वत धारूचला से नॉर्थ ईस्ट में है और ये इंडिया नेपाल बॉर्डर या मैं कहूँ ये इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ चाइना तिब्बत के करीब है, तो इसीलिए परमिट की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से हमने हमारा रास्ता ओम पर्वत की ओर ना जाकर पंचाचुली की ओर कर दिया। धारूचला से हमने तवा घाट तक का सफर काली नदी के साथ किया और हमने तवा घाट से धौली गंगा का साथ ले लिया और रात होने से पूर्व जम्बू और लंब जैसे गांव से होते हुए हम पहुंच गए कंचुटी वाटरफॉल और यहीं आज हम रुकेंगे क्योंकि हम वक्त की मिजाज से काम करने वाले हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये वो लोकेशन है जहां हमारे फोन के नेटवर्क ने हमको बाय बाय बोल दिया और कहा अपने सपने भरी जिंदगी के और नज़ारों का आनंद लो, और हमने ऐसा ही किया। ऐसी ही जगह पर कैंप लगा लिया। दोस्तों, मेरा सपना है कि मैं जब मरूं तो मेरा चुनाव हो, मेरी जगह हो और मेरी मर्जी हो। बट ये मेरा सपना है, पर मैं आज पूरा तो नहीं करना चाहता, पर यहाँ होकर जीना चाहता हूँ। और हमने जिया वो नज़ारा जिसको हम कहते हैं नियर डेथ, बट आई वांट टू लव दिस बर्थ। इससे बेहतर क्या होगा? नदी का किनारा, ये हम, ये हमारा कैंप, वो हमारी सुंदरी रानी माँ, ये चंचल हवा और खाना। सुन मेरी बात, ऐसी वीडियो मैं खाना बना रहा हूँ और नदी हो, ऐसा आ सकता है? रात भर नदी के सरसर करते शोर ने हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ कैंप लगाना कहीं गलत डिसीजन तो नहीं है, पर क्या करें, आदत से मजबूर है। अगली सुबह उठे, यहाँ पर लोकल फूड का आनंद लिया और कंचुटी वाटरफॉल के साथ मस्ती करी। फिर सोचा कि यहीं से वापस चले या फिर आगे बढ़कर देखे पंचाचुली या फिर नारायण आश्रम। जी हाँ, चुनाव था पंचाचुली और ख्याल आया कि हाँ चलो आगे देख कर आते हैं। यहाँ तक आकर खाली हाथ तो हम जाने वाले नहीं और हम चल पड़े। बाउलिंग, बोलिंग, नागलिंग जैसे गांव से होते हुए हम पहुंचे दुक्तो विलेज और वहीं हमने रास्ते में लोगों से जाना कि भैया यहाँ पर जब मौसम बिगड़ता है, मतलब जब आगे सर्दियाँ आती हैं, तो यहाँ पर माहौल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ता है। बालिंग के बाद जहाँ से बेस कैंप पे जाना है, ये नागलिंग है, ये नागलिंग गाँव तो है 12 किलोमीटर दूर है। जगह जगह गाँव। पंचाचुली के जो गाँव ही वहाँ पे, पंचाचुली बस वही बालिंग के बाद, इसके बाद बालिंग आएगा 5-6 किलोमीटर आगे, उसके बाद दुक्तो आ जाएगा। कितनी हाइट पे गाँव? कितनी हाइट पे? हाइट पे सेम है। हाइट कितनी है यहाँ पे? यहाँ पर तो ये अनुमान तो नहीं किया है, फिर भी होगा 2000 के आसपास तो 2000 या 3000 मिल रही है। बर्फ से ही माना जाता ना। पड़ती नहीं पड़ती? आप यहीं से बर्फ, हाँ, यहाँ बर्फ बहुत पड़ती है। कब तक, कौन से सीजन में? ये नवंबर के बाद। यहाँ पर्वत अच्छा अभी तो है नहीं इन पे, अभी ये पिघल गया है तो अभी तो आते हैं। अगर बर्फ नहीं पड़ने वाला होता तो माइग्रेशन कोई नहीं आता, कोई नहीं आते इधर। अच्छा, क्योंकि 6 महीने बिल्कुल पैक रहता है यहाँ। 6 महीने अब हम लोग आ गए, बर्फ पिघल गए, अब 6 महीने रुकेंगे, फिर जैसे अक्टूबर नवंबर में फिर निकल लेंगे हम, फिर बाद में बर्फ पड़ जाती है। तो कहाँ जाते हो भैया आप? धारूचला अपना वहीं
मकान सब वहीं हुआ। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते? ये नागलिंग ये दारमा वैली। हाँ, दारमा वैली। वैली में नीचे आगे वैली पड़ेगी? आगे कोई वैली नहीं पड़ेगी। ब्यास वैली, चौदास वैली, दारमा वैली। अच्छा, ब्यास अलग पड़ जाता है। हाँ, ब्यास तो उधर ओम पर्वत की तरफ। ओम पर्वत हो गया, चौदास वैली और ये नागलिंग वैली, दारमा वैली, ये दारमा में आता है। ये पूरा दारमा है, वो बेल्ट हुआ है। अभी आप लोग कहाँ से सर? मैं दिल्ली से। चलो ठीक है भैया ना। ओके, धन्यवाद भैया। और वहीं ऐसे गांवों से मिले जिनको देखकर बदलते भारत की झलक नजर आई। यहाँ की एक खास बात, लोगों ने अपने घर के ऊपर ये देखिए सोलर प्लेट लगा रखी हैं, जगह जगह आप देखेंगे, और खेती भी अच्छी खासी कर रहे हैं लोग। तो इससे पता चल रहा है कि लोग अब डिजिटल भारत की ओर अपना कदम बढ़ा रहे पहाड़ों पर। ये बहुत ही अच्छी बात है। और वहीं अगर बात दुक्तू विलेज की करूं तो यहाँ से आपको सीधे सामने पंचाचुली की चोटियां नजर आती है। ये दारमा वैली में आता है। जी हाँ, इस वैली में हमें नजर आई चैन की सांसें। मानो भागते हुए पैरों ने यहाँ आकर रुकने को कह दिया। शरीर ने थकावट उतारने के लिए आराम को बुला लिया। आसपास की हवा, सूरज की किरण और दूर दूर तक नजर आती सफेद चादरों ने हमें चैन देकर सोने को कहा, और हम सो गए या कहूँ खो गए। सामने बैठा है हमारा इतिहास, पंचाचुली की चोटियां। पंच मतलब 5, चुली मतलब चूल्हा, 5 चूल्हे। कहते हैं महाभारत के समय जब 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो उस समय उन्होंने आखिरी बार खाना बनाने के लिए चूल्हा यही लगाया था, और उसी वजह से पंचाचुली नाम पड़ गया। अब ये सही है या गलत, इस पर बहस करने वाले बहस करते रहेंगे। हमें तो रात को सोने का ठिकाना ढूंढना है, क्योंकि यहाँ तो रात बिल्कुल नहीं बिता सकते, क्योंकि रात कैंप में बितानी है और कैंप लेकर आए नहीं, और ओढ़ने को इतने कपड़े नहीं है कि यहाँ पर सो पाए, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि जून के महीने में भी यहाँ बहुत सर्दी होती है, क्योंकि ये जगह 3300 मीटर हाइट पर है और सामने पंचाचुली की चोटियां हैं भैया, तो सर्दी तो इतनी होनी है। तो ये सारे ख्याल जब आए और देखा कि वापसी रास्ता बेस्ट है, तो अंधेरा होने से पहले वापसी रास्ता चुन लिया। पर हम आगे भी गए, वहाँ के लोकल भेड़ बकरी वालों से भी मिले, बूटिया कुत्तों से भी मुलाकात की। वहीं हम देखकर हैरान थे कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जो चोटियां इतनी ऊंची सी नुकीली पर्वत जो नजर आते हैं कि यहाँ पर कौन टिक पाएगा, वहाँ ऊपर जाकर देखते हैं कि कितने बड़े बड़े मैदान बने हुए हैं। ये देखकर वहाँ उनसे बातें करी। जी हाँ, जो वहाँ आसपास के लोग थे उनसे बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ पर एक दिन पहले रुके थे। पर ये रात भयानक रही, क्योंकि बारिश का मौसम है और ऊपर से नदी का शोर और डरावना लग रहा है। तो हम कहीं नदी में चले ना जाएं, मतलब गिर ना जाएं, इसके लिए हमने रस्सी पैरों पर बांधकर पत्थर से बांधी और रात बिताई। उस रात ने हमें सिखाया कि जीना चाहो जब तक जियो, मौत बस एक बार आती है, जिंदगी हर पल होती है। उस रात के बाद हम निकल पड़े उस जगह के लिए जिसमें हमारा आखिरी कैंप होगा, रानीखेत। तो हमारा आज का सफर नॉन स्टॉप 270 किलोमीटर के आसपास का है, और हम इस सफर के बाद पहुंचे रानीखेत। यहाँ मुझे इसलिए वापस आना था क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने आप से मिलना है। ये कैंप लोकेशन मेरी सबसे पसंदीदा लोकेशन में से एक रही, क्योंकि इसकी खूबसूरती जितनी आंखों को सुकून देती है, उतना ही यहाँ का इतिहास मेरे मन को शांति देता है। आज से लगभग 60 साल पहले मेरे दादाजी ने यहाँ आर्मी में अपने अंतिम क्षण बिताए थे, और उनकी अस्थियों को लेने के लिए मेरी दादी जी, मेरे परदादा जी और छोटी सी उम्र में मेरे पिताजी यही मौजूद थे। ये शहर मेरे जीवन की किताब के उन पन्नों का हिस्सा है जो मेरे पैदा होने से 35 साल पहले लिख दिए गए थे, और आज 60 साल बाद मैं यहाँ होकर अपनी कहानियों को अपनों से जोड़ रहा हूँ। यहाँ एक रात कैंप में इतनी चैन से सोया मानो कई दिनों से ऐसी नींद ही नहीं आई। पर आओ थोड़ा आपको रानीखेत से मिला देते हैं। ये वो शहर है जिसकी कहानियां कुमाऊं रेजिमेंट के वीर योद्धाओं ने लिखी है। यहाँ हर कदम पर
वीरों की गाथा सुनाई देती है और दिखाई पड़ती है। वहीं ये शहर जितना सुरक्षित है उतना ही खूबसूरत भी है और 1869 मीटर की हाइट पर मौजूद ये शहर ठंडी शीत लहर महसूस करवाता है और रात को चमचमाता आसमान मानो जमीन पर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर मेरी पूर्व उत्तराखंड सीजन 1 की सीरीज का ये आखिरी कैंप है, जिसमें मैंने पहाड़ों के इतिहास के साथ अपने परिवार के इतिहास की कहानी को भी दोहराया है। चलिए मिलते हैं एक और कहानी, एक और जिंदगी की तलाश के साथ।